सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमारे पास दो तरह की है या नहीं है। हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो तरह की है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक आ जाएगा आपके पास न्यूक्लियोफिलिक, मतलब कि वो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होगा, दैट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक हमारे पास आएगा दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो अब हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बाद में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म फ्रॉम द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से क्या होगा, हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज nucleophilic substitution reaction is displacement of nucleophilic substitution reaction is displacement of one nucleophile by another nucleophile of one nucleophile by another okay one nucleophile by another nucleophile another nucleophile one nucleophile by another nucleophile nucleophilic substitution reaction is displacement of one nucleophile by another nucleophile। ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोल देता हूँ। तो यहाँ क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास लाइक हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा एक न्यूक्लियोफाइल का बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब इस केस में बेसिकली कि एक न्यूक्लियोफाइल जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा और जो वीक न्यूक्लियोफाइल है उसको क्या कर देगा, निकाल देगा, उसको क्या कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, जैसे यहां से अगर मैं एग्जांपल लूं तो यहां हमारे पास क्या हो सकता है कि कोई भी आपके पास दैट विल बी लाइक एल्काइल हैलाइड है आपके पास, मतलब कोई भी एक लिविंग ग्रुप है, आर एक एल्काइल है और एल कोई भी लिविंग ग्रुप है। तो उस केस में हमारे पास क्या रहेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, और ये न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इट इज हैविंग ए लोन पेयर। तो ये क्या हो सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज भी हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है। इससे क्या होगा, ये आएगा इसके बैक साइड में अटैक करेगा, या फिर ये आएगा यहाँ पे अटैक करेगा इसके बैक साइड में और लिविंग ग्रुप को एल को निकाल देगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से जो आपका बनेगा वो आर और न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और साथ में हमारे पास जो एल है वो माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा। वो भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही है बट वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको हमने क्या किया, एज ए लिविंग ग्रुप निकाल दिया, दैट इज लीव एज ए लिविंग ग्रुप। तो वो क्या हुआ कि लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया, और न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग था उसने आके अटैक कर लिया और बॉन्ड बना लिया, उसने आके अटैक कर लिया और बॉन्ड बना लिया किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ। तो वहां पे आर और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन गया, आर और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन गया है। क्लियर है, सही है। अब यहां देखिए, अब बेसिकली क्या है, ये आर और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बना, सही है। अब ऐसी जो प्रोसेस है ना कि वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आएगा या नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसके बेसिस पे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, वो दोनों कैटेगरी हमें कवर करना है। तो यहां पर हमारे पास जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो हमारा अभी सही आ रही है वॉइस, बताइएगा एक बार। अभी मैंने माइक को थोड़ा और पास कर लिया है और थोड़ा तेज बोल रहा हूं, तो आई थिंक अभी क्लियर होगा वॉइस। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सो अभी क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ब्रॉडली हम न्यूक्लियोफिलिक को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं,
broadly we will be classify this nucleophilic substitution reaction in two category. One is called as that is nothing but the bimolecular, that is bimolecular सिंगल स्टेप, मतलब जो ये आपका रिएक्शन हुई ना, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म दो तरह के हैं, प्रोडक्ट तो एक ही होगा बट इस रिएक्शन के मैकेनिज्म दो तरह के हैं, ठीक है। दैट इज बाईमोलिकुलर सिंगल स्टेप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाईमोलिकुलर सिंगल स्टेप, पेन स्लिप क्यों कर रहा है, बाईमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, बाईमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेड बाय SN2, ठीक है। इसको हम SN2 से रिप्रेजेंट करते हैं, बाईमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म रिप्रेजेंटेड बाय SN2। इसी में एक और क्लासिफिकेशन होती है, मतलब जिसमें मैकेनिज्म का टाइप है, ये मैकेनिज्म का टाइप है, रिएक्शन एक ही होगी, प्रोडक्ट भी एक ही बनेगा, बट इट विल गोइंग थ्रू ए different pathways, different mechanisms. One is bimolecular single step mechanism, that is the SN2, and another is unimolecular, एक मिनट रुको, ये पेन स्लिप कर रहा है। आप देखिएगा, अभी कहाँ पढ़ा है लिविंग ग्रुप के बारे में, कुछ डिस्कस ही नहीं किया हमने लिविंग ग्रुप के बारे में। अब देखिएगा, सो बाईमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, यहां पर हमारे पास क्या होगा, यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, दैट इज द यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। एक हमारे पास क्या है, बाईमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, और एक यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम SN1 बोलेंगे। बोलो क्लियर है। वन इज द बाईमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म एंड द अनदर इज यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। एक हमारे पास क्या है, बाईमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, और एक यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, डबल स्टेप। बाईमोलिकुलर में तो हमारे, इसमें यूनिमोलिकुलर में सिंगल स्टेप नहीं होगा ना, यूनिमोलिकुलर में तो टू स्टेप होगा, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया, यूनिमोलिकुलर टू स्टेप मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर टू स्टेप मैकेनिज्म, ऐसे लिख लेना, यूनिमोलिकुलर टू स्टेप मैकेनिज्म। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होगा, टू स्टेप होगा, सिंगल स्टेप नहीं होगा, ये गलती से लिखा गया। अब देखिएगा, अब इस केस में ये दो क्या है, बाईमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म और द यूनिमोलिकुलर टू स्टेप मैकेनिज्म में क्या है, किस तरह के फैक्टर्स हैं, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ये रिएक्शंस, वो सब अब हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना स्टार्ट करेंगे बाईमोलिकुलर से, एंड देन विल बी मूविंग ऑन द यूनिमोलिकुलर, तब हम यूनिमोलिकुलर पर मूव करेंगे, ठीक है। वो डबल स्टेप कर लीजिएगा उसको करेक्ट करके, बिकॉज SN1 रिएक्शन इज ए टू स्टेप मैकेनिज्म, उसके अंदर आपके पास दो स्टेप का रिएक्शन होता है। अब देखिए, सो पहला रिएक्शन हमारे पास है बाईमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, दैट इज ए बाईमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। अब बाईमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि एक ही स्टेप होता है। एक स्टेप का मतलब है कि सिंगल स्टेप में ही साइमल्टेनियस डिपार्चर होगा और साइमल्टेनियस अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो यहां लिखो, इन दिस मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, कल पढ़ा था, अटैक करना। न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफाइल अटैक द substrate, nucleophile attacks the substrate with simultaneous departure of living group। ठीक है, क्या होगा? विद साइमल्टेनियस डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो हमारा जो डिपार्चर होगा वो लिविंग ग्रुप का साइमल्टेनियस होगा। साइमल्टेनियस डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। क्लियर है? तो इन दिस मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियस डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। जैसे कि मैं सिंपली एक एग्जांपल बोलूं यहाँ पर कुछ इस तरह से कि हमारे पास कार्बन है एक, दैट इज ए कार्बन, मतलब कोई भी, अगर उसके कुछ भी हो सकता है। यहाँ कोई भी चार ग्रुप तो होते हैं कार्बन पे, यहाँ कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, यहाँ कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, यहाँ आपके पास एक लिविंग ग्रुप जो कि एल है। होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल आएगा इस स्टेप के अंदर जो कि बाइमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, और वो बैक साइड से अटैक करेगा। SN2 रिएक्शंस में हमेशा जो अटैक होता है वो बैक साइड से होता है, तो न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल इसके बैक साइड में अटैक करेगा, कार्बन के 180 डिग्री पे अटैक करेगा, जो लिविंग ग्रुप है उसके 180 डिग्री में, लिविंग ग्रुप के बिल्कुल बैक साइड में 180 डिग्री पे अटैक करेगा, और उसको क्या कर देगा, लिविंग ग्रुप को लीव करवा देगा। अब लिविंग ग्रुप जब भी कभी लीव करता है पूरी केमिस्ट्री के अंदर, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है, और न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहा है। तो यहां से क्या होगा, यहां से कुछ ऐसा बन जाएगा, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल कार्बन, यहां कोई आर और आर ग्रुप आ रहा है, और साथ में क्या है, एल माइनस आपका निकल गया है, जो कि एक लिविंग ग्रुप है, जो कि हमारे पास क्या एक लिविंग ग्रुप है। तो दिस इज ए रिएक्शन कोल्ड एज SN2 रिएक्शन, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म बोलते हैं। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि आपके पास यहां पर जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन है या बॉन्ड ब्रेकिंग है वो एक ही स्टेप के अंदर हो रही है, उसको हम कंसर्टेड स्टेप भी बोलते हैं, कि एक ही स्टेप के अंदर बॉन्ड बन भी गया और एक ही स्टेप के अंदर बॉन्ड टूट भी गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। बेसिकली न्यूक्लियोफाइल जितना कार्बन सेंटर के पास अपोजिट साइड में अप्रोच करेगा, लिविंग ग्रुप उतना 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 निकलता रहेगा आपका, लिविंग ग्रुप उतना उतना निकलता रहेगा आपका। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और वो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास कुछ ऐसा बनता है, दैट इज लाइक कि यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, क्योंकि जो भी बॉन्ड बनते हैं या जो भी बॉन्ड टूटते हैं उसको हम डॉटेड से लिखते हैं लाइन से, क्योंकि वो अभी ना तो कंप्लीटली बने हैं ना कंप्लीटली टूटे हैं इन टर्म्स ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है आपके पास, पार्शियल माइनस चार्ज, लिविंग ग्रुप पार्शियल माइनस चार्ज, तो यहां पर क्या होगा आपके पास, ये क्या बन गया हमारा, एक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। दिस ट्रांजिशन स्टेट इज ए पेंटा कोवलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है जी, दिस इज ए पेंटा कोवलेंट, ये क्या है, पेंटा कोवलेंट ट्रांजिशन स्टेट है ये हमारे पास, जिसमें 5 बॉन्ड है कार्बन पे, ट्रांजिशन स्टेट है, बट ये सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट है, ऐसा कोई 5 बॉन्ड परमानेंट नहीं है, और ना ही वो 5 बॉन्ड प्योरली आपके बने हुए हैं, उसमें तो वो बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड टूट रहा है, तो उसको इस टाइप की स्टेट से बताया गया है कि दैट इज कॉल्ड एज पेंटा कोवलेंट ट्रांजिशन स्टेट। तो जो भी आपका ये अल्काइल हैलाइड है, जनरली जो आपकी ये SN2 रिएक्शंस होती हैं वो एल्काइल हैलाइड्स के केस में होगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जितनी भी SN2 रिएक्शंस होती हैं वो एल्काइल हैलाइड्स के केस में होती हैं। तो ये जो लिविंग ग्रुप होगा हमारे पास, ये भी हमारा जनरली हैलाइड ही होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो होगा क्या कि पेंटाकोवलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बीच में, और इसके थ्रू ही आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आपका प्रोडक्ट की तरफ में बनाएगा। तो ये हमारे पास क्या रिएक्टेंट है, जिसको हम सबस्ट्रेट भी बोल देते हैं, और ये हमारे पास क्या न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ हमारे पास क्या प्रोडक्ट है। अब देखो, जो प्रोडक्ट का बनना है वो 2 बातों पर डिपेंड किया, प्रोडक्ट का बनना 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड किया, एक डिपेंड किया न्यूक्लियोफाइल पे और एक डिपेंड किया किस पे, आपके ये एल्काइल हैलाइड पे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, बाई मोलिकुलर है, एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हुई, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एंड इसका जो टोटल मैकेनिज्म हुआ वो हम बाई मोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म बोल देते हैं। क्लियर है, नहीं क्लियर है, इज दिस ओके, सही है। तो यहां देखिएगा, अगर हम यहां डिस्कस करें तो बेसिकली हम एक एग्जांपल ले लें, हम सिंपल सा एग्जांपल, लाइक वी हैव एल्काइल हैलाइड दैट इज द CH3Br, हमारे पास CH3Br है, और हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि OH माइनस है, तो यहाँ क्या होगा, इस केस में
OH माइनस इसके बैक साइड में आएगा कार्बन पे, जो कि लिविंग ग्रुप के बैक साइड में, और ब्रोमीन को निकाल देगा एज ए लिविंग ग्रुप की तरह। एक ही स्टेप के अंदर निकल रहा है, यहाँ कोई दो स्टेप नहीं हो रहे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ हमारे पास CH3OH बन जाएगा, और साथ में हमारा Br माइनस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें ये पता लगा कि इस केस में जो आपका रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है, काइनेटिक्स की बात करेंगे अब थोड़ा थोड़ा हम, जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तो किसके, एल्काइल हैलाइड के, या कोई भी और सबस्ट्रेट होगा, जनरली एल्काइल हैलाइड होगा। एक तो आपका किसके प्रोपोर्शनल में है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल में है, या कोई यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा। दूसरा जो आपका रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो ये वाली ब्रैकेट्स हम लिखते हैं कंसंट्रेशन के लिए होती हैं। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of alkyl halide and directly proportional to the concentration of the nucleophile। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, रेट लिखने के लिए मैं अपना प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू द एल्काइल हैलाइड, दैट इज इक्वल टू द एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अब इस केस में क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स होता है, उसका जो आपके पास पावर होता है, वही हमारा क्या बनता है, ऑर्डर बनता है। तो यहां हमारे पास क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, आपके पास एल्काइल हैलाइड क्या है, पावर 1, न्यूक्लियोफाइल का पावर 1। तो यहां हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो SN2 रिएक्शन है, ये हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर, क्योंकि ओवरऑल वी हैव सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। तो एल्काइल हैलाइड जो आपकी SN2 रिएक्शन है, ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है काइनेटिक्स की टर्म्स में अगर हम बोलें इसको, दिस इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, and this second order reaction, it is represented by, it is represented it is represented by SN2। इसको हम SN2 से रिप्रेजेंट करते हैं। SN2 कोई अलग से रिएक्शन नहीं होता, SN2 शॉर्ट नेम है किसका, SN2 एक रिप्रेजेंटेटिव नेम है किसका, बाई मोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म का। कि यहाँ क्या हुआ, दो मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए, मतलब इसके लिए जो ऑर्डर हुआ वो 2 हुआ आपका, दो मोलिक्यूल्स, न्यूक्लियोफाइल मतलब S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल बाइमोलिकुलर। तो यहां हम ये लिखेंगे दैट S मींस वी हैव सब्स्टिट्यूशन, S मींस वी हैव सब्स्टिट्यूशन, N मींस वी हैव न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 मींस वी हैव बाइमोलिकुलर, वी हैव बाइमोलिकुलर। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। तो यहां क्या हुआ हमारे पास, दिस इज ए SN2 रिएक्शन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, this SN2 is a symbol of representation for the bimolecular single step reaction। So we have substitution, nucleophilic, bimolecular, so that's why we call it as a bimolecular nucleophilic substitution in a single step is called as a SN2 reaction। उसको हम क्या बोलते हैं, SN2 reaction बोलते हैं। तो एक बार इसको लिख लो, इसमें कुछ समझ नहीं आया तो बताना। ठीक है, इसको हम बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN2 रिएक्शन बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, SN2 रिएक्शन हो गया, ये SN2 रिएक्शन। क्लियर है। लिखा। अच्छा, अब दूसरा टाइप का रिएक्शन कौन सा था, दूसरे टाइप का रिएक्शन है, जैसे ये था हमारा फर्स्ट, दैट इज बाइमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, और ये सेकंड अब हमारे पास आ जाएगा, सेकंड अब हमारे पास आ जाएगा, सेकंड हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी, सेकंड अब हमारे पास आ जाएगा यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, पढ़ेंगे बाद में, सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, बहुत सारे फैक्टर पढ़ने, पूरा का पूरा सॉल्वेंट का इफेक्ट पढ़ना है हमें कि कहाँ क्या होगा। बट फिर भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अभी के लिए मतलब जिनको लिखना है वैसे जरूरत नहीं है,
पोलर एब्रोटिक सॉल्वेंट्स होता है डाई मिथाइल, दैट इज द डाई, डीएमएफ होता है आपका, टीएचएफ होता है आपके पास, एसीटोन हमारे पास रहता है, एसीटोनाइट्राइल हमारे पास रहता है, देन हमारे पास डीसीएम हमारा सॉल्वेंट होता है, देन हमारे पास डीएमएसओ हमारे पास सॉल्वेंट होता है, ठीक है जी, डीएमएस हमारे पास सॉल्वेंट होता है, ठीक है। क्लियर है नहीं क्लियर है? हम्म, अच्छा, चलो एक बार मुझे कंप्लीट कर दें टॉपिक, फिर जो भी डाउट होंगे फिर पूछना, कुछ नहीं बचेगा SN1 SN2 में, ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं बचेगा। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। SN1 SN2 एक बार मुझे कंप्लीट कर दीजिए, फिर जो भी डाउट होंगे फिर हम लास्ट के 15 मिनट में, 20 मिनट में, या मतलब जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, उसके बाद फिर डाउट सारे एक साथ ले लूंगा मैं 10-15 मिनट में, ठीक है। और कुछ नहीं बचेगा, मतलब विश्वास रखिए, ये मैं 5वीं या 6ठी बार पढ़ा रहा हूँ ये वाला टॉपिक, यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म या फिर बाईमोलिकुलर स्टेप, और खुद भी 4-5 बार पढ़ा होगा तो 10 बार तो ही गया होगा, तो इसलिए कुछ डाउट बचेगा नहीं, वेट करिए अभी। सो यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, अब यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म को अगर हम डिस्कशन करें तो इस केस में क्या होगा, यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म में हमारे पास दो होते हैं, मतलब सिंगल स्टेप में, लाइक अगर इन्होंने बोल ही दिया अरे मैं बार बार यूनिमोलिकुलर को सिंगल स्टेप क्यों लिख रहा हूँ, तो इसको आप डबल स्टेप करिए भाई, सॉरी फॉर दैट, इसको इसको टू स्टेप रखिए, मैं बार बार इसको 1 स्टेप लिख दे रहा हूँ, बट दिस इज ए 2 स्टेप यूनिमोलिकुलर 2 स्टेप मैकेनिज्म, ये हमारे पास क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है, बिकॉज इट इज ए ऑलवेज ए 2 स्टेप। तो अब होता क्या है कि आपके पास स्टेप 1 क्या होगा, अब अगर हम यहाँ डिस्कस करें स्टेप 1 के बारे में, तो स्टेप 1 में हमारे पास क्या होगा, जैसे दो बातें होती हैं स्टेप 1 में हमारे पास, आयनाइजेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू ए कार्बोकैटायन इनटू ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो जो सबस्ट्रेट होता है उसका आयनाइजेशन हो जाता है किसमें, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के अंदर, तो यहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमारा बनेगा कैसे, जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी एक एल्काइल हैलाइड है, अब अगर कोई भी एक एल्काइल हैलाइड है तो यहां हमारे पास क्या होगा कि आपके पास इस केस में सोलवेंट रहेगा, ठीक है, इस केस में सोलवेंट रहेगा। अब जो वो सोलवेंट होता है जनरली, अभी के लिए मैं बोल रहा हूं कि वो आपके पास क्या होता है, वाटर होगा और एल्कोहल होगा, कोई वाटर या एल्कोहल होगा आपके पास, जनरली वाटर के अंदर ही रिएक्शंस होती है, बट सम टाइम विल बी इन द एल्कोहल एज वेल, तो ये आपके पास वाटर या एल्कोहल ही होता है, ये सोलवेंट आपके पास। अब जो भी सोलवेंट, अभी हमें सोलवेंट से भी कोई मतलब नहीं है कि कौन सा सोलवेंट है, बट अभी आपके पास कोई सोलवेंट है, ऐसे याद रखो कि कोई सोलवेंट है, उस सोलवेंट की प्रेजेंस में क्या होगा कि बेसिकली जो ये लीविंग ग्रुप है वो लीव हो जाएगा, क्यों लीव होगा, क्योंकि किसी भी आयंस को जब सोलवेंट सोलवेट करेगा तो वो सोलवेशन एनर्जी रिलीज करेगा, तो उस सोलवेशन एनर्जी के लालच में क्या होगा कि ये सोलवेंट एक ऐसा गेम खेलेगा कि लिविंग ग्रुप को अपने पास बुला लेगा, जो ये लिविंग ग्रुप है ये लिविंग ग्रुप को अपने पास बुला लेगा, मतलब ये जो सोलवेंट है, ये सोलवेंट यहां से लिविंग ग्रुप को अपने पास बुला लेगा, सोलवेंट के अंदर बुला लेगा, तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा कि आपके पास लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जा चुका है, अब लिविंग ग्रुप अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जा चुका है तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर एक कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बोकैटायंस कैसे होते हैं, कार्बोकैटायंस प्लेनर होते हैं, और लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा चुका है तो यहाँ L माइनस बना आपके पास, क्योंकि लिविंग ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए और कार्बन पर अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां क्या होगा, कार्बन प्लस हो गया। अब ये लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज में क्यों स्टेबल है, क्यों ये बॉन्ड तोड़ के गया, क्योंकि इसको क्या हुआ, इसको यहाँ पर इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन, ठीक है, ये इस स्टेप को हम आयनाइजेशन का स्टेप बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन, क्योंकि हमने आयनाइज करवाया बॉन्ड को, कौन से बॉन्ड को आयनाइज करवाया, कार्बन और आपका जो L दैट इज ए लिविंग ग्रुप, उस बॉन्ड को आयनाइज करवाया है, और आयनाइजेशन करवाने में हेल्प किसने करी, आयनाइजेशन करवाने में हेल्प सोलवेंट ने करी, जो कि आपका सोलवेंट पानी और एल्कोहल होगा जनरली यहाँ पर, तो उस केसेस में क्या होगा, आयनाइजेशन हो जाएगा, आयनाइजेशन में लिविंग ग्रुप विल लीव विद इलेक्ट्रॉन पेयर एंड कार्बन विल बी हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, will form a carbocation intermediate which is called as the
दैट इज कार्बोडाइन इंटरमीडिएट जो कि प्लेनर है आपके पास। तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। यहां लिख भी लीजिएगा, जो ये आयनाइजेशन होता है ये ड्यू टू सोलवेंट होता है, ये आयनाइजेशन ड्यू टू सोलवेंट, ये आयनाइजेशन हमारे पास क्यों होगा, ये आयनाइजेशन हमारे पास सोलवेंट की वजह से होगा, ये हमारे पास सोलवेंट की वजह से आयनाइजेशन होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, अब अगर आपके पास ये सोलवेंट की वजह से आयनाइजेशन है तो हो क्या रहा है कि, हाँ मैंने ये बोला कि आयनाइजेशन, सोल्यूशन एनर्जी को मैं ऐसे समझा देता हूं, देखो लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप के पास अपन इलेक्ट्रॉन होंगे, अब लिविंग ग्रुप के पास अपन इलेक्ट्रॉन होंगे तो पानी क्या करेगा, पानी बोलेगा कि हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से स्टेबल कर देंगे, क्योंकि पानी के पास डाइपोल है, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस है, तो क्या होगा कि वहां पर देखो ये स्टेबल हो रहा है, यहां पर जो HOH है वो पार्शियल प्लस, और यहां पर भी देखिए H, ऑक्सीजन H है, तो ये पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस के साथ इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। यहां भी H ऑक्सीजन और H पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है O और H के बीच में, तो वहां से चार्ज सेपरेशन होगा, एंड जो पार्शियल चार्ज बनेगा वो लिविंग ग्रुप को स्टेबलाइज करने में या लिविंग ग्रुप को सोलवेट करने में, उसको क्या कर दिया, उसने निकाल लिया कार्बन से और अपने मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल के थ्रू उसको सोलवेट कर दिया, मतलब पानी के मॉलिक्यूल के थ्रू उसको घेर लिया, इसको हम बोलते हैं सोल्वेशन। और उस सोल्वेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हो रही हैं, तो इंटरेक्शन से कुछ एनर्जी होगी, कुछ एनर्जी में आपकी क्या आएगी आपके पास, दैट विल बी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब लिविंग ग्रुप कुछ हद तक स्टेबल हो रहा है, बट देखो लिविंग ग्रुप तो स्टेबल हो गया, लेकिन कार्बोकेटायन तो स्टेबल नहीं हुआ, कार्बन का तो इंटरमीडिएट आ गया, कोई भी अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट में जाता है तो वो अनस्टेबल होगा। तो ये हमारे पास यहाँ क्या बना है, ये हमारा यहाँ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है, दिस इज द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ये हमारे पास कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, ठीक है। सोलवेंट H2 और अल्कोहल ये हमारे पास कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, दैट इज आयनाइजेशन इसका हो गया। और ये आयनाइजेशन वाला जो स्टेप है ये पहला स्टेप है, और क्या बताइए मुझे पहला स्टेप आपके पास कैसा होगा, ये पहला स्टेप हमारे पास स्लो स्टेप होगा, ठीक है। जो पहला स्टेप होगा हमारे पास ये स्टेप स्लो स्टेप होगा, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं है, मतलब सोलवेंट को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे इस स्टेप को तोड़ने के लिए, इस स्टेप में लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए, कभी टॉफी देगा फिर चॉकलेट देगा, ठीक है। मतलब इसी तरह से है कि वो उसको पूरी टैक्टिक्स लगाएगा सोलवेंट की लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाए, तो ये स्टेप काफी स्लो होगा, काफी देर में होगा। तो ये क्या है, ये एक स्टेप स्लो स्टेप है, ये स्टेप एक स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप को हम केमिस्ट्री के अंदर इन काइनेटिक्स हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। स्लो स्टेप को हम केमिस्ट्री के अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, RDS, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDX नहीं, RDS, ठीक है। ओके, पता चला RDX लिख दिया, लैपटॉप वगैरह ब्लास्ट हो गया सब कुछ RDX से, तो ठीक है। तो RDX नहीं है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सही है। तो ये हमारे पास क्या स्टेप 1 है, जिसको हमने क्या बोला, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल दिया, सही है जी। ओके, सो अब क्या होगा कि ये इंटरमीडिएट बना है, स्टेबल तो होगा नहीं, ये बोलेगा कि मुझे क्या करना है, अब यहां पर अपना लाइक बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा, स्टेप 2 होगा आपका। अब स्टेप 2 में क्या है, स्टेप टू में हमारे पास होगा कार्बोकेटायन इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटायन इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। अब कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई एक कार्बोकेटायन है, अगर कोई एक कार्बोकेटायन है, तो आपको पता है कार्बोकेटायन में वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल जब यहां पर अटैक करेगा तो ये स्टेप कैसा स्टेप होगा, ये स्टेप फास्ट स्टेप होगा। क्यों ये फास्ट होगा, क्योंकि देखो किसी भी पॉजिटिव चार्ज अगर दूर बैठा हुआ है तो किसी को नेगेटिव चार्ज को दिख जाए वो पॉजिटिव चार्ज, तो भाग के चला जाएगा, वहां पे भाग के चला जाएगा, फिर वो देखेगा नहीं बॉन्ड स्लो है नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में तो इंटरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि वो बॉन्ड बहुत जल्दी बनेगा। आइदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी बन जाएगा आपके पास, न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिवली चार्ज होने का रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है आपके पास, क्योंकि SN1 रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होते ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल से न्यूट्रल होते हैं। देखो H2 होगा तो H2 यहां पे जाएगा आपका, फिर OH बॉन्ड बनाएगा -H+ रिलीज करके, या फिर आपके पास CH3OH होगा,
CH3OH होगा, तो यहां से भी लोन पेयर ही अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज अटैक नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स एज कंपेयर टू द लोन पेयर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, वो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे बाद में, बट अभी के लिए क्या है कि आपके पास यहाँ पे ये इस तरह से बॉन्ड बना लेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग जाएगा। बोलो तो बताइए मुझे, SN1 और SN2 में प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, रिएक्टेंट भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है, बट क्या हो रहा है, पाथवे अलग अलग है आपका। कोई रिएक्टेंट तो SN1 पाथवे को फॉलो करेगा, कोई रिएक्टेंट SN2 पाथवे को फॉलो करेगा टू गेट द सेम प्रोडक्ट, वही सेम प्रोडक्ट मिलने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं, ये हमारा क्या स्टेप 2 है, जो कि एक फास्ट स्टेप है हमारा। दिस इज ए फास्ट स्टेप, ये स्टेप कैसा है, फास्ट स्टेप है। अब ठीक है भाई, फास्ट स्टेप है, तो हम काइनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में हमने याद हो तो ऑर्डर पढ़ा था, और ऑर्डर के अंदर हमने ये पढ़ा था, अगर किसी रिएक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेप्स हैं तो हम उस रिएक्शन के सबसे स्लोएस्ट स्टेप को देखते हैं, और जो स्लोएस्ट स्टेप के लिए ऑर्डर होगा वही हमारा रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा। ये हमने बोला था जब हम मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस के लिए हमने देखा था। तो अगर ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन भी एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में दो स्टेप हैं, स्टेप 1 एंड द अनदर इज स्टेप 2। तो अब इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन है, वो आपका पहला स्टेप है, जो कि एक स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप में सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो सबस्ट्रेट है और कोई न्यूक्लियोफाइल, कुछ और नहीं है। सोलवेंट तो है, चलो सोलवेंट तो हम नहीं कंसीडर करते, बट वो तो आयनाइजेशन फोर्स है आपकी सोलवेंट की वजह से, तो बट एक जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है वो एक ही है आपका, यहां पर कोई दो नहीं है। तो हम ये बोल देते हैं कि जो रेट है हमारा, वो रेट हमारे पास सबस्ट्रेट जनरली यहाँ पे अल्काइल हैलाइड होगा, तो जो रेट है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि और कुछ नहीं है पहले स्टेप के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही है। न्यूक्लियोफाइल तो दूसरे स्टेप में आया है, और दूसरे स्टेप पे तो रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है, दूसरा स्टेप तो फास्ट स्टेप है। तो जो SN1 रिएक्शन के लिए रेट डिपेंड होगा वो फर्स्ट स्टेप पे होगा, और फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है। एल्काइल हैलाइड अगर इन्वॉल्व है तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, हम इसको बोल देंगे कि ये जो SN1 रिएक्शन है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये SN1 रिएक्शन हमारे पास कैसा है, ये SN1 रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एंड जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो SN1 होता है आपके पास। SN1 मतलब कि सब्स्टिट्यूशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, एंड दिस इज यूनिमोलिकुलर, तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, SN1 हो गया। SN1 के लिए रेट हमने देख लिया कि जो SN1 के लिए रेट है वो डिपेंड करेगा किस पर, ओनली एंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये बात याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं, यहां से ये क्वेश्चन आएगा, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन अगर हम एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दें और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दें तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वहां काफी लर्नर्स को टिक करके आते हैं कि 8 गुना हो जाएगा रेट आपका, नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल को आप 5 गुना चेंज करो, 10 गुना चेंज करो, 20 गुना चेंज करो, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल को कितना भी बढ़ाएंगे हम तो वहां से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस यहां से आते हैं। ऐसा ही SN2 के अंदर आएगा, SN2 के अंदर आपके पास आएगा कि आपके पास हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इतना गुना, एल्काइल हैलाइड को हमने इतनी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो ओवरऑल रेट कितना बढ़ जाएगा आपका। तो वो क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कल करवाएंगे, ठीक है, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक करवाएंगे वो क्वेश्चंस। ओके, कर लोगे। समझ आ गया। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप की रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, और दूसरे स्टेप में हमारा यहाँ पर इस केस में उसमें आपका जो SN2 रिएक्शन है उसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें कार्बोडाइन बनता है, और ट्रांजिशन स्टेट तो हर स्टेप में बनेगी, तो मतलब 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इसके अंदर, और एक आपका इंटरमीडिएट बनेगा। तो इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है। कभी कभी पूछ लेगा SN1 रिएक्शन के अंदर कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो हम बोलेंगे आपके पास SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। SN2 रिएक्शन में पूछ लेगा क्या बनता है, तो SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है आपकी, इंटरमीडिएट नहीं बनता, क्योंकि वो एक ही स्टेप की रिएक्शन, एक स्टेप में कभी भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा हमारे पास। ओके, अब यहाँ ये देखिए SN2 रिएक्शन पे दोबारा से आते हैं। अब ये देखो, इसको समझना है, मतलब वैसे तो लिखवा ही दिया इतना, तो हमने ये सब लिख ही लिया हमने, और ये इस तरह से आप इसको समझ लो। जैसे ये क्या है आपका CH3Br है, गुड मॉर्निंग, CH3Br है, यहाँ OH माइनस है, तो ये क्या बना रहा है, CH3OH बना रहा है और Br माइनस बना रहा है, ठीक है। दिस इज द SN2 रिएक्शन।
हाँ, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्लियर है? मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो पहला स्टेप होता है ना आपके पास, ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, पहला स्टेप जो होगा ये स्टेप नंबर 1, ये एंडोथर्मिक स्टेप होगा। ये स्टेप आपके पास एंडोथर्मिक स्टेप होगा, क्योंकि पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सॉल्वेंट आएगा, थोड़ा टैक्टिक्स वगैरह लगाएगा, बट उसके बाद थोड़ी बहुत एनर्जी देने के बाद क्या हो रहा है कि आपके पास ये जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये स्टेप क्या है आपके पास, ये स्टेप आपके पास सेकंड स्टेप हमारा एक्सोथर्मिक स्टेप है, क्योंकि जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो इस केस में आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि उस टाइम तक आपका सोलवेट हो चुका होगा पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल बाय द, सॉरी, पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप बाय द सोलवेंट। तो ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट इफ वी विल बी गोइंग बाय द स्टेप वाइज, देन फर्स्ट स्टेप इज एंडोथर्मिक एंड द सेकंड स्टेप इज एक्सोथर्मिक। बट जो एंडोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम हो रही है, एक्सोथर्मिक में ज्यादा निकल रही है, तो ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहां से क्या है, इस केस में हमारे पास CH3Br प्लस OH माइनस से CH3OH बन रहा है और यहाँ Br माइनस बन रहा है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है ये देखो, मतलब वैसे भी लिखवा दिया मैंने मैकेनिज्म, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इमेज देख लो। यहाँ क्या हो रहा है कि कार्बन Br बॉन्ड बिगिंस टू ब्रेक बॉन्डिंग पेयर विद बिकम लोन पेयर ऑफ Br, विद बिकम लोन पेयर ऑफ Br, मतलब कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके Br निकलना स्टार्ट हो जाएगा जब OH आएगा। ये लिख रखा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड 180 डिग्री अवे फ्रॉम लिविंग ग्रुप। याद रखना कि जो कितने एंगल पे अटैक करता है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा, तो बिल्कुल पीछे से अटैक करेगा, 180 डिग्री से अटैक करेगा फ्रॉम द लिविंग ग्रुप। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिगिंस टू फॉर्म इन न्यू बॉन्ड। तो यहां से देखिए ये अपना नया बॉन्ड बनना स्टार्ट कर देते हैं, और ये नया बॉन्ड टूटना, पुराना बॉन्ड टूटना टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों काम साथ साथ होते हैं, जितना नया बॉन्ड बनेगा उतना पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, यहाँ हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है, यहाँ हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने पेंटा कोवलेंट कार्बन लिखा था ना, हाँ ठीक है, मतलब 5 बॉन्ड है तो सही है। पेंटा कोऑर्डिनेटेड भी लिख देते हैं, पेंटा कोवलेंट लिख देंगे, दोनों सही है। पेंटा कोऑर्डिनेटेड लिखोगे तो ज्यादा सही है। पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन, ये क्या होगा, पेंटा कोऑर्डिनेटेड देखो 1 2 3 4 5 इसके पास है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड हमारे पास हो गया है। उसके बाद क्या होगा, ये फिर OH यहाँ पे आ गया तो अम्ब्रेला की तरह फ्लिप आउट हो गया, इनसाइड आउट, मतलब कुछ नहीं है, बस ये पीछे से अटैक हुआ तो पीछे की तरफ ही लगेगा बॉन्ड आपका, और Br माइनस निकल गया हमारा। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऐसा हमने लिख भी लिया अपने नोट्स के अंदर। अभी यहां से देखिए बेसिकली होता क्या है कि हमने किस में पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो हमने ये बात कवर किया कि होमो को हम क्या बोलते थे, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते थे या नहीं बोलते थे। होमो इज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड लूमो में क्या होगा, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्युपाइड। तो बेसिकली क्या होगा, जहां पे ऑक्युपाइड होगा वो अनऑक्युपाइड में जाके क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा एमओटी के थ्रू। तो यही बात बोल रहा है कि जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड है वो क्या करेगा, जो लोएस्ट अनऑक्युपाइड है उसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने प्रोवाइड करेगा, और होमोलूमो के बीच में इंटरेक्शंस होंगी, होमोलूमो के बीच में इंटरेक्शन से बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनने से क्या होगा, रिएक्शन में आपका एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां अगर हम डिस्कशन करें इस केस में, इन दिस केस ऑफ द SN2 रिएक्शन, इफ वी विल बी चेकिंग आउट द होमो एंड लूमो इंटरेक्शंस इन दिस केस, तो यहां क्या हो रहा है, देखो न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर है नहीं है, लोन पेयर है मतलब उसके पास ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है, उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का होमो आ गया। कभी कभी पूछेगा आपसे कि होमो कहां से आएगा, होमो इलेक्ट्रोफाइल का होगा, होमो न्यूक्लियोफाइल का होगा, तो पता होना चाहिए आपको कि जो न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके पास ऑक्युपाइड है, क्योंकि वो ऑक्युपाइड है तभी वो देगा, और जिसके पास अनऑक्युपाइड है वो एज इलेक्ट्रोफाइल है आपका। तो ये लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। कौन से वैकेंट ऑर्बिटल होंगे इसके पास, ये सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, देखो मैं लिख रहा हूं ये CX का बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तो हर एक बॉन्ड के पीछे उसका एंटी बॉन्डिंग होता है। देखो यहां अगर ये बॉन्ड बना है तो इसके पीछे इसका एंटी बॉन्डिंग है, अगर एक पाई होता है तो उसका पाई स्टार होता है, सिग्मा है तो उसका सिग्मा स्टार होगा, ठीक है जी। तो हर एक बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग होता ही है, पूरा का पूरा एंटी, मतलब पूरा का पूरा केमिस्ट्री के अंदर, पूरा पूरा केमिस्ट्री के अंदर बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग रहता ही है। तो यहां पर भी इस CX बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग जो कि उसके बिल्कुल पीछे होगा, 180 डिग्री पे होगा, उस एंटी बॉन्डिंग जो कि खाली है उसको हम बोलेंगे लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके अंदर होमो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, और वो कौन सा है, वो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है, बात याद रखना, दैट इज सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि कभी कभी पूछ लेगा कि SN2 रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास कौन से खाली ऑर्बिटल्स हैं,
क्या उसके पास सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है, या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, या पाई एंटी बॉन्डिंग है, या पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है? तो आप बोलोगे उसके पास सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है। तो होमो लूमो में क्या होगा, होमो ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड लूमो ऑफ द सिग्मा स्टार विल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड टू फॉर्म ए न्यू सिग्मा बॉन्ड। तो यहां से क्या बनेगा, ये एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पुराना सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है जी, जो कि हेलोजन के साथ था। तो ये इस तरह से कुछ Cn माइनस अगर एक न्यूक्लियोफाइल आया तो ये बैक साइड में अटैक किया, Br को निकाल दिया और यहाँ Br माइनस बन गया, आपके पास Br माइनस यहाँ पे बन गया, ठीक है। अभी इसको Sr को हम पढ़ने वाले हैं, अभी Sr पे मत जाइएगा, बट अभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। बट ये होमोलूमो इंटरेक्शन सबको समझ में आ गया कि अटैक कैसे हो रहा है, बैक साइड में ऐसा क्या है, मतलब बैक साइड में ऐसा क्या कोई जादू है जहां पे बैक साइड में अटैक हो रहा है? तो वो जादू ये है कि वहां पे खाली ऑर्बिटल है आपका। खाली ऑर्बिटल कौन है, लूमो है। लूमो के अंदर इंटरेक्शंस तो होंगी होंगी, और लूमो कौन सा है, वो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग का लूमो वहां पर है। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा लिख लो अपनी लैंग्वेज में, होमो ऑफ द न्यूक्लियोफाइल विल इंटरेक्ट विद द लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन द सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग टू फॉर्म ए न्यू सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से लिख लो एक बार, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? ओके। समझ गए कैसे है, क्या है इसके अंदर? हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आएगा? अच्छा, अब आगे देखो, हमें अब पढ़ना है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN2 रिएक्शन। अब हमारा टॉपिक आएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN2 रिएक्शन, ठीक है, दैट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री इन द SN2 रिएक्शन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब बेसिकली क्या होता है, जो SN2 रिएक्शन है हमारे पास, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये होता है कि आपके पास यहां पर, ये इन्होंने आई थिंक यहां गलत लिख रखा होगा, मतलब SR को, एक मिनट में निकाल के देख लेता हूँ, आई थिंक ये इस इमेज में गलत है, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले इसको, हाँ एक बार देख लेते हैं। इसके लिए आर है या ऐसे, इसको निकालो एक बार जल्दी जल्दी से। पहला प्रायोरिटी ब्रोमीन को आएगा, बिल्कुल आएगा। दूसरा प्रायोरिटी इथाइल को जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तीसरा प्रायोरिटी मिथाइल को आएगा, आ जाएगा। और फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 1 से 2 की तरफ गए हम, 1 से 2 की तरफ गए तो एंटी क्लॉकवाइज गए, फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है तो ऐसा आ गया, सही है। और यहाँ पर हम अगर करेंगे तो पहला प्रायोरिटी OH को आ जाएगा, दूसरा प्रायोरिटी इथाइल को, तीसरा इसको, और चौथा यहाँ पर। तो 1 2 3 4, ठीक है ठीक है ठीक है, ये गलत नहीं, वो कोई दूसरी इमेज होगी फिर आपकी, सही है इसमें। तो यहाँ पर क्या है, देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पास यहाँ अगर हम डिस्कशन करें तो OH माइनस क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास, RS तो निकालना आ गया है ना, अब आपको यहाँ यूज होगा RS का, जिन्होंने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा है ना, RS निकाला है, वो यहाँ यूज होगा, इसलिए हमने स्टीरियो को पहले पढ़ा है, ठीक है। तो सही है, S से R जा रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल यहां पर बैक साइड से अटैक किया ब्रोमीन के, और Br को निकाल दिया। Br को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब अगर Br को निकाला तो Br को निकाला तो क्या हो गया कि इसमें जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी वो S थी, आपकी S कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज हैविंग एस कॉन्फ़िगरेशन। और जब SN2 रिएक्शन हो जाती है तो उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन कैसी आती है, आपकी R कॉन्फ़िगरेशन आता है। ये बात याद रखना, SN2 में, SN2 रिएक्शन में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारी चेंज होती है, ठीक है। SN2 रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। इसको हम बोलते हैं कि SN2 रिएक्शन में हमारे पास, SN2 रिएक्शन में अगर S कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनल रिएक्टेंट के पास है तो वो R हो जाएगा, R है तो वो S हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है उसमें एक वर्ड यूज करते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा, अगर S है तो R हो जाएगा, R है तो S हो जाएगा। ये बात याद रखना कि कभी ऑप्शंस देगा ना आपको, और 4 ऑप्शंस में उसने RS के बेसिस पे आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो जिस ऑप्शन के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो रही हो SN2 रिएक्शन की, वही आपका क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा।
बाकी जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रख देगा तो वो SN2 नहीं होगा, क्योंकि SN2 में हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगा। तो SN2 रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं कि SN2 रिएक्शन में हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जब आपके पास चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है, चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री R से S होगा या S से R होगा, तो उसको हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, लेकिन यहीं पे एक वर्ड और होता है जो SN2 में यूज नहीं करेंगे बट बाद में जाके यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, ये एक वर्ड होता है हमारा रिटेंशन, मतलब कोई भी चीज रिटेन करना, रिटेन करना मतलब वो सेम चीज रिटेन करना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी आपकी। अगर R है तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में भी R ही रहेगा, अगर हमारे पास इन प्रोडक्ट S है तो रिएक्टेंट में भी ऐसे ही रहेगा, तो इस तरह से रहेगा आपका। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री नॉट चेंज्ड, और यहां इन्वर्जन में चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, और इसी इन्वर्जन को जो सबसे पहले पता किया था वो वोल्डन ने पता किया था। वोल्डन, वोल्डन साइंटिस्ट हैं, वोल्डन ने इस इन्वर्जन को पता किया था, दैट्स वाई इस इन्वर्जन को हम वोल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। इस इन्वर्जन को हम वोल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इन्वर्जन इज कॉल्ड एज वोल्डन इन्वर्जन, इसको हम वोल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, वोल्डन इन्वर्जन, वोल्डन इन्वर्जन। और ये वोल्डन इन्वर्जन वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है पीजीटी 2016 स्क्रीनिंग के अंदर। ठीक है, पीजीटी स्क्रीनिंग 2016 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वोल्डन इन्वर्जन कौन सी रिएक्शन में होगी, E1 E2 SN1 SN2, ऐसा कुछ पूछा था उन्होंने क्वेश्चन, मैंने आई थिंक यूट्यूब पे करवाया भी था क्लास के अंदर। तो SN2 रिएक्शन को ही हम वोल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? SN2 रिएक्शन में जहां पर आपके पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा होगा, जहां चार कार्बन डिफरेंट, जहां कार्बन पर चार ग्रुप डिफरेंट होंगे, जहां स्टीरियो सेंटर होगा, वहीं पे कॉन्फ़िगरेशन S से R होगी, बाकी सब तो नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वोल्डन इन्वर्जन बोल देंगे। दैट इज कॉल्ड एज द वोल्डन इन्वर्जन। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वोल्डन इन्वर्जन हो जाएगा, जहां इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो गया, जहां इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो गया। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि क्या हर SN2 रिएक्शन में, क्या हर SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा? क्या इन एवरी SN2 रिएक्शन वी हैव इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? क्या हर एक SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा? तो इसको हमें बोलना गलत है। SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन तभी होगा जब कार्बन पर चार ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। मान के चलो मैं यहां ऐसा कुछ कर दूं कि आपके पास CH3Br है, यहां CH3Br है। अब CH3Br में हमारे पास OH- आएगा, तो OH- में क्या होगा, Br को निकाल दिया तो यहां तो CH3OH बना, यहां तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल ही नहीं है, क्योंकि यहां कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है और यहां भी कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है। द रीजन इज बिकॉज वी डोंट हैव एनी कायरल सेंटर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, बट दिस इज आल्सो SN2 रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हमारे पास क्या है, SN2 रिएक्शन है। तो बेसिकली क्या होता है, SN2 रिएक्शंस में ऐसी रिएक्शंस जहां कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है और वहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है, उसको हम वोल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, उसी को हम वोल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। यहां हम वोल्डन इन्वर्जन नहीं बोलेंगे, यहां कोई वोल्डन इन्वर्जन नहीं है। किसका इन्वर्जन हुआ है, किसी का इन्वर्जन नहीं हुआ, बस बैक साइड से जाके अटैक हुआ है आपका। तो जो जिसमें स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट होता है, जहां आरएस निकालने की पॉसिबिलिटी होगी, उसी को हम वोल्डन इन्वर्जन बोलेंगे। तो SN2 रिएक्शंस में क्या होगा, वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज होगा आपके पास, चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री भी रहेगा आपके पास, और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है जहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसको लिख लो एक बार अपनी स्लाइड्स में। और अब एक वर्ड और आ रहा है स्टीरियो स्पेसिफिक, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले इतना लिख लो। हो गया, लिखा सभी ने? वर्ल्डन इन्वर्जन समझ में आया क्या? ये पीजीटी में आया था 2016 के स्क्रीनिंग एग्जाम में। ओके, ठीक है, लिख लो इसको, रिएक्शन को, इसमें फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री याद रहेगा हमें। और ये भी लिख लेना कि ये रिएक्शन हमारे पास कैसा होता है,
स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। अब स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन पता क्या होती है? जो आपका एक ही प्रोडक्ट दे और उसकी भी एक फिक्स स्टीरियो केमिस्ट्री हो, मतलब उसके अलावा कोई और दूसरी स्टीरियो केमिस्ट्री का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, तो उसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। मतलब जिसमें हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलेगा तो वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेगा विद ए स्पेसिफिक स्टीरियो केमिस्ट्री, इज कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। उसको हम स्टीरियो स्पेसिफिक बोलेंगे कि अगर हम SN2 करवा रहे हैं किसी भी कायरल सेंटर पर तो हमें पक्का पता है कि हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जो कि R होगा हमारा। तो स्टीरियो स्पेसिफिक के अंदर मतलब हमारे पास वी विल बी गेटिंग ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट। स्टीरियो स्पेसिफिक के अंदर लिख लेना ओनली सिंगल प्रोडक्ट, ओनली सिंगल प्रोडक्ट विद स्पेसिफिक स्टीरियो केमिस्ट्री, विद स्पेसिफिक स्टीरियो। ठीक है, एक स्पेसिफिक स्टीरियो के साथ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिएक्शंस में हमेशा एक ही प्रोडक्ट मिलता है, सिलेक्टिव में दो प्रोडक्ट मिलते हैं, आपके पास सिलेक्ट करना पड़ता है वहां पे। तो स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होगा कि आपके पास SN2 में हमें पता है कि ऑलवेज जो हमारा है वो S से R ही मिलेगा या R से S ही मिलेगा और एक ही मिलेगा, मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। आप मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है तो उसको हम स्पेसिफिक नहीं बोलते, उसको हम सिलेक्टिव बोलते हैं। तो ये हमारे पास ओनली सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। इसके साथ साथ दूसरा यहाँ पर स्पेसिफिक स्टीरियो केमिस्ट्री का ही मिल रहा है, तो उसको हमने बोला स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलेंगे। सही है जी, ओके। अब यहां से देखिए हमारे पास, हाँ बिल्कुल बेजर माइनर बनेगा, उसको स्टीरियो सिलेक्टिव बोलेंगे, बिल्कुल सही बोलते हैं। और वो SN1 में हम बोलेंगे उसको, क्योंकि वहां रेसिपी मिक्सर बनेगा आपका। अभी हम पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमने यहाँ पर बाई चांस मान लो फ्रंट साइड से अटैक किया, ठीक है, अच्छा फ्रंट साइड से अटैक किया तो इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लो। हाँ, ये देखो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। ये थोड़ा सा आई थिंक ब्लर होगा, दिखेगा नहीं, बट फिर भी वी विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, जूम कर लें, जूम कर लेते हैं। ये देखो, तो यहाँ क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, ये टाइटल देख लो पहले। दिस इज द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री है। अब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में ऐसा कुछ है हमारे पास। अब अगर ये ऐसा कुछ है तो यहां क्या होगा कि ये एक हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, ये हमारा क्या है? एल्काइल हैलाइड है। और आपको पता है एल्काइल हैलाइड क्या होगा? सोलवेंट की प्रेजेंस में इस बॉन्ड को अपने आप ही आयनाइज कर देगा, और आयनाइज करने के बाद यहां पर एक कार्बोकेटायन बनेगा। और कार्बोकेटायन को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कार्बोकेटायन हमारे प्लेनर स्पीसीज होते हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जीओसी के अंदर कार्बोकेटायन जब पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था कि याद करो कि यहां पर जब यूज होगा आपके पास, तो कार्बोकेटायन सारे के सारे प्लेनर सिस्टम होते हैं। ये भी देखो ट्रायगोनल प्लेनर है, और प्लेनर सिस्टम्स में एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये ग्रीन और ब्लू से दिखा रखा है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अब इसमें क्या होगा कि ये अल्कोहल आ गया आपके पास, CH3CH2OH अल्कोहल आ गया। अब ये अल्कोहल के पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि अल्कोहल ऊपर साइड से भी अटैक कर सकता है और अल्कोहल नीचे साइड से भी अटैक कर सकता है। क्योंकि अगर कोई चीज प्लेनर है, देखो ऐसे प्लेनर है, तो कोई ऊपर से आएगा या फिर कोई नीचे से आएगा, तो दोनों साइड से अटैक यहाँ पे हो सकता है। अब उससे क्या होगा? -H+, मतलब वो निकल जाएगा, क्योंकि OCH2CH3 बनेगा, तो OCH2CH3 लग गया। तो इस केस में क्या हुआ? अगर ओरिजिनल कन्फिग्रेशन S थी इसकी, मान लो, तो यहां पर आपको S वाला प्रोडक्ट भी 50%, देखो इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर 50% यहां से बनेगा, 50% आपका यहां से आएगा, हम तो प्रोबेबिलिटी को ही लेके चलते हैं ना, और 50% हमारा यहां से आएगा। तो दोनों साइड से अगर 50-50% आएगा तो हम बोल देंगे कि जो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा वो भी 50% बनेगा, जो कि S है तो S का S बना, और आपके पास R जो बना R, वो उसमें क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया, दैट इज S से R हो गया तो इन्वर्जन। और इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट भी क्या बना? 50% बना। इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट भी क्या मिला? 50% मिला। तो हम बोलते हैं कि SN1 रिएक्शन में हमें, SN1 रिएक्शन में हमें क्या मिलता है? SN1 रिएक्शन में हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है।
रैसमिक मिक्सर क्या होता है, जहां 50-50% दोनों आइसोमर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको हम रैसमिक मिक्सर बोलते हैं, इक्वल अमाउंट में जब आइसोमर्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड एज रैसमिक मिक्सर। तो हमें इसमें दोनों स्टीरियोकेमिस्ट्री के दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हमें इसके अंदर दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग है आपके पास, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज द रैसमिक मिक्सर। ये हमारे पास क्या है, SN1 रिएक्शन में हमारे पास रैसमिक मिक्सर हो गया हमारे पास। और दूसरा यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिले अलग अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ, तो उसको हम स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन भी बोल देते हैं, दैट इज स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अभी तो ये इतना स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ तो दोनों इक्वल अमाउंट में मिलेंगे, बट सिलेक्टिविटी में हम बोलते हैं एक मेजर बनता है और एक माइनर बनता है। यहाँ कोई मेजर माइनर नहीं होगा, यहाँ दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे आपके पास। बट इन SN1 रिएक्शंस आल्सो एट द हायर लेवल वी विल बी स्टडीइंग कि यहाँ पे मेजर माइनर बनते हैं, बट वो बाद में करवाएंगे, मतलब जब कभी क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसकी हेल्प से करवाएंगे उसको, अभी कि वो क्या बनता है आपके पास, कैसे होता है। तो अभी के लिए सिंपल बेसिक कंसेप्ट है कि कार्बोडाइन बना, कार्बोडाइन बनने के बाद ऊपर से भी अटैक हुआ, नीचे से भी अटैक हुआ। अब इसके पास रिटेंशन वाला 50% और इन्वर्जन वाला 50% बना, तो दैट इज ए SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में आपको कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, और एक की 50%, दूसरा भी 50%, 50% रिटेंशन वाला, 50% इन्वर्जन वाला। तो इसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सर हमें मिलता है। यहाँ आपके पास अगर लिखेगा ना कि SN1 रिएक्शन ऑलवेज गोज थ्रू रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो गलत है। SN1 रिएक्शन गोज थ्रू ऑलवेज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो भी गलत है। SN1 रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ इन्वर्जन एंड रिटेंशन प्रोडक्ट, तो वो स्टेटमेंट सही होगा आपका। तो इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको अपने लेवल पे लिख लो, मतलब नोट्स बना लो इसके, इसमें नोट्स में ऐड कर लो यहाँ से एक प्लेन डाल के कार्बोडाइंस वगैरह का, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजिली अबाउट द रिटेंशन एंड इन्वर्जन। प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट बनाने की ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, बस यहाँ लिख देना रिटेंशन वाला 50, इन्वर्जन वाला 50, ऐसे एरो डाल के यहाँ से इसको लिख लो, ठीक है। क्लियर है? ओके 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 ओके, ठीक है। जब कंपैरिजन पढ़ेंगे SN1 SN2 के में, तो बताएंगे कि SN1 क्यों नहीं होगी, ठीक है। सो क्लियर है? whenever we will be studying the competition between SN1 and SN2, then we will be discussing why there will be not SN1 reaction here और SN2 reaction, यहाँ क्यों SN1 SN2 नहीं हो रही है, कंपटीशन में पढ़ेंगे। अभी सिंपली हम इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, बोलो क्लियर है? कंपटीशन बिटवीन SN एंड SN2 पढ़ेंगे। लिखा? जल्दी जल्दी से लिखो इसको, इसमें ड्रॉ कर लो, मतलब दिख तो रहा होगा ना, इतना क्लियर नहीं है इमेज, बट दिख तो जाएगा ही। दिख रहा है, ठीक है। हो गया? ये लिख लो कि इन्वर्जन और रिटेंशन के प्रोडक्ट हमें इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। लिखा सभी ने? ओके, आगे बढ़े। लिख लिया है तो, नहीं लिखा है तो बता दो मुझे, लिख लेना। अब एक ये कर्व देखो, ये आपके पास है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स, दीज आर द एनर्जी। अच्छा, मैंने ये बताया था कि जैसे ये SN1 रिएक्शन है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये पहले प्लेनर कार्बोडाइन बन रहा है, फिर इसमें सेम साइड से भी अटैक हो सकता है और बैक साइड से भी हो सकता है, मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ऊपर से भी 50% होगा और नीचे से 50% होगा। तो जब ऊपर से 50% होगा तो उसको हम रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन बोलते हैं, और नीचे से होगा तो उसको हम इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन बोल देते हैं। तो वहां पे S 50% बन रहा है और R 50% बन रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ ये वाली रिएक्शन लिख लो, और इसको हम बोलते हैं फिर 50% अगर दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ आइसोमर्स बन रहे हैं, तो दैट आई कॉल इट एज द रेसमिक मिक्सर, उसको हम रेसमिक मिक्सर बोल देते हैं। मैंने यही बोला कि आप इसको रिएक्शन को लिख लो जो मैंने पॉइंट्स में बताया है। अभी यहाँ देखो, ये डायग्राम्स कभी कभी पहचानने आ जाएंगे आपको कि ये डायग्राम किसके लिए है, कौन सी रिएक्शन के लिए है। तो ये हमारे पास इस केस में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स
हम यहाँ पढ़ने वाले हैं अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। यहाँ क्या होगा, यहाँ इस केस में हमारे पास जो SN2 रिएक्शन होती है वो कितने स्टेप की रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप की रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बनेगा नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए अगर ये इंटरमीडिएट बनाया हुआ है, यहाँ इंटरमीडिएट बनाया हुआ है, तो ये रिएक्शन हमारे पास SN1 रिएक्शन होती है, बोलो होता है नहीं होता है। और यहाँ पर हमारे पास कोई इंटरमीडिएट नहीं है, तो ये रिएक्शन हमारे पास सिंगल है जिसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, दैट इज ए SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब सर ऐसे कर्व को देख के कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास SN1 SN2 हो रहा है। देखो, अच्छा मैंने आपको काइनेटिक्स के अंदर करवाया था ना कि कर्व को देख के हम कैसे बताते हैं कि उसके अंदर कितने इंटरमीडिएट्स हैं और कितने ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। जैसे हमने बोला था कि जो आपके हिल्स होती हैं, आपकी हिल, जैसे ये हिल है आपकी, ये डबल डैगर मतलब ऐसा साइन होता है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट का साइन होता है, दैट इज ए साइन ऑफ डबल डैगर इज ए साइन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट का साइन है। बेसिकली क्या है कि जितने हिल्स होती हैं आपकी कर्व के अंदर, ये एक हिल है और एक दो हिल है, तो इनको हम बोलते हैं कि यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट बन रही हैं। और जब दो ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो एक इंटरमीडिएट बनेगा ही आपका, क्योंकि एक इंटरमीडिएट एक स्टेप, ये पहले हर स्टेप के अंदर ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो पहले स्टेप के अंदर ट्रांजिशन स्टेट थी, उससे क्या बना, एक कार्बोडाइन इंटरमीडिएट बना, और फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट से वो क्या बना, आपका प्रोडक्ट में बना। तो इस स्टेप के अंदर दो ट्रांजिशन स्टेट हैं और एक इंटरमीडिएट है। तो आपसे कोई पूछ ले कि SN1 रिएक्शन के अंदर कितने ट्रांजिशन स्टेट और कितने इंटरमीडिएट हैं, तो कुछ इस तरह से होगा, SN1 रिएक्शन के अंदर दो ट्रांजिशन स्टेट और एक इंटरमीडिएट है। SN2 रिएक्शन के अंदर देखो, अच्छा इंटरमीडिएट को कैसे पहचानते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को तो हमने पहचाना बाय द हिल, कितनी हिल है, बट बॉटम्स कितने हैं, वैली बॉटम्स कितने हैं, वैलीज कितने हैं, तो उसको हम पहचानते हैं बाय द इंटरमीडिएट। क्या इसके अंदर कोई वैली है बीच में, एक्टिवेशन एनर्जी के पास में नहीं है, तो यहाँ कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक हिल है, ये हिल्स है, बस एक है आपका, तो ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी इतना होगा, सो दैट इज कॉल्ड ए सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ हमारे पास अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करेंगे तो एक है, और इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो जीरो है। दिस इज फॉर द SN2 रिएक्शन, ये SN2 के लिए, ये SN1 के लिए। तो ये डायग्राम्स हैं, और दोनों ही डायग्राम्स में क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो प्रोडक्ट से ज्यादा है, मतलब रिएक्टेंट इज अनस्टेबल एंड इट इज गोइंग इनटू द स्टेबल प्रोडक्ट, तो इसलिए एनर्जी कम जा रहा है, तो कम जाएगा तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। यहां भी ये एनर्जी डिक्रीज की तरफ जा रहा है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। बोलो क्लियर है। तो डायग्राम्स रफली बना लो इसके, मतलब इतना पूरा ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सिंपल डायग्राम बनाओ ऐसे डबल करके, दिस इज फॉर SN2 एंड दिस इज फॉर SN1। वहां लिख लो कि जो जो आपके पास टॉप्स होते हैं या जिनको हम आपके हिल्स बोलते हैं, दैट आर द ट्रांजिशन स्टेट्स and the bottoms, valleys bottoms are the intermediate. So in SN2 reaction we have two transition state, one intermediate, and in SN2 reaction we have one transition state only. हमारे पास एक ही ट्रांजिशन स्टेट है। बोलो क्लियर है, सही है। जैसे देखो ये SN1 में लिखा था मैंने, ये SN1 में क्या होता है कि अटैक दो साइड से हो सकता है आपके पास, फ्रंट साइड से बैक साइड से, कार्बोडाइन बन के होता है, मतलब ये कार्बोडाइन बनेगा उसके बाद फ्रंट और बैक से, ऊपर और नीचे से, तो वहाँ S भी बनेगा R भी बनेगा। इसमें सिर्फ मैंने ये समझा रखा है कि जब S से S बनेगा तो उसको रिटेंशन और कन्फिगरेशन बोलेंगे, और S से R होगा तो उसको इन्वर्जन बोलेंगे। बस यही समझना है इस स्लाइड से, और कुछ नहीं समझना है आपको। बोलो क्लियर है, समझ आ गया, किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, कर लोगे। इजी है, ओके। तो हमने SN1 के लिए बेसिक मैकेनिज्म देख लिया क्या होता है, SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है वो भी देख लिया, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो भी देख लिया, RDS स्टेप कौन सा और काइनेटिक्स कैसी होगी वो भी चेक कर लिया। SN2 में भी हमने बेसिक मैकेनिज्म देख लिया, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, काइनेटिक्स क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, अटैक कैसे होता है, होमो-लोमो इंटरेक्शंस कैसे होती हैं, वो सब हम इसमें देख चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें कुछ बीच में रह तो नहीं गया, नहीं सही है, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक आने वाला है, डायग्राम ड्रॉ कर लिए होंगे आपने,
अब एक टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज द फैक्टर्स फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यहाँ क्या है, दैट इज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो SN1 SN2 के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हमें कवर करने हैं। अब इन फैक्टर्स में आपके पास कुछ 5 फैक्टर्स हम मोटे तौर पे पढ़ेंगे। पहला फैक्टर हमारे पास होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर। पहला फैक्टर होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर। सेकंड फैक्टर हमारे पास होगा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। थर्ड फैक्टर हमारे पास होगा दैट विल बी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। थर्ड फैक्टर इज द लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, थर्ड फैक्टर लीविंग ग्रुप टेंडेंसी होगा। फोर्थ फैक्टर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एंड पांचवा फैक्टर हमारे पास होगा सोलवेंट का, सोलवेंट इफेक्ट। ठीक है जी, सोलवेंट इफेक्ट, कि सोलवेंट का क्या इफेक्ट होगा, बोलो। तो ये 5 फैक्टर पढ़ने हैं अभी। अब मुझे बताओ आपकी SN1 और SN2 में क्या कोई कुछ और भी इन्वॉल्व है क्या? देखो एल्काइल हैलाइड है तो मतलब कि सबस्ट्रेट का नेचर हम पढ़ लेंगे, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, या जिसको आप बोल दो नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, दैट इज द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, जो कि हमारा यहाँ पर SN2 में एल्काइल हैलाइड होता है, SN1 में। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट हमने पढ़ा। परसेंटेज कैरेक्टर हो गया, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी हो गई, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, सोलवेंट कैसा होना चाहिए। तो ये सब आपका 5 फैक्टर्स में पूरी SN1 और कंप्लीट SN2 कवर हो जाएगा। और आई थिंक एक डाउट आपका स्टार्टिंग में आया था क्लास में, आई थिंक रीचा का डाउट आया था अबाउट द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। देखो वो भी आपका इसमें फैक्टर इंक्लूड है। एक और डाउट आया था अभी थोड़ी देर पहले, सर एल्काइल हाइड पे SN2 क्यों नहीं हुआ, SN वहाँ भी एल्काइल हाइड था तो SN2 हो जाना चाहिए था। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट बताएगा वो कि वो क्यों नहीं हुआ था। उसके बाद एक और डाउट था कि सर सोलवेंट कैसा होगा। आई थिंक स्टार्टिंग में किसी एक लर्नर का डाउट आया था सोलवेंट के रिगार्डिंग, तो सोलवेंट इफेक्ट 5वें नंबर पे हमें कवर करना है। तो ये इतने कॉम्प्रिहेंसिवली फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे आपका कंप्लीट SN1 और कंप्लीट SN2 हो जाएगा। कुछ अलग से उसके बाद कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोलो। तो these are the 5 factors which are responsible for the SN1 and SN2 reaction. That is the percentage as character, that is the nature of substrate, the third one is the leaving group tendency, fourth one is the nucleophilicity of nucleophile, and the fifth one is the solvent effect। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? तो सारे फैक्टर इनके अराउंड ही घूमेंगे, सब इनसे एक्सप्लेन हो जाएगा आपका। तो पहले फैक्टर से 2 फैक्टर हम आज पढ़ लेंगे, 2 फैक्टर हो जाएंगे, बाकी 3 फैक्टर कल पढ़ लेंगे हम। और यहां देखिएगा तो परसेंटेज एज कैरेक्टर क्या होगा। सबसे पहले हम परसेंटेज कैरेक्टर को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, कि परसेंटेज कैरेक्टर का SN2 रिएक्शन में क्या रोल है या SN1 रिएक्शन में क्या रोल है, दोनों को साथ साथ ही कवर करेंगे। ओके, तो यहां देखिएगा अब अगर हम डिस्कस करें अबाउट द SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के फैक्टर्स, तो पहला फैक्टर को लिखते हैं, और ये पहला फैक्टर हमारे पास है, ये पहला फैक्टर हमारे पास है, दैट विल बी द परसेंटेज एस कैरेक्टर, दैट इज परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब ये जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है ये कैसे SN1 SN2 को बढ़ाएगा या घटाएगा, किस तरह से क्या होगा इसके अंदर वो देखिएगा। ठीक है जी, अब यहां देखिए इस केस में लेट अस सपोज वी हैव टेकन वन मॉलिक्यूल दैट इज CH3 CH3 CH2 Cl. I have taken this molecule, and on the same side I have also taken one other molecule that is the CH2 CH double bond Cl. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा कि यहां पर जो ये लिविंग ग्रुप अटैच्ड है किसके साथ, जिस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, तो इसके लिए परसेंटेज एस कितना है। आप बोलोगे सर देयर इज द sp3 hybridization and in this case we have 25% s character, in this case we have 25% s character wherever this chlorine is attached with the carbon, जहां पे कार्बन क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, तो there is 25% s character
but because of this is an sp3, because this is an sp3 hybridized carbon. But in case of the double bond, there is the percentage S character is 33%. In this case of the alkene, we have the 33% S character because there is the sp2 hybridization. अगर यहाँ पे sp2 hybridization है तो in sp2 we have 33% S character in the bond. अब एक बात बताइए, यहाँ दो फैक्टर्स हम कवर करेंगे, और दो फैक्टर्स हमारे पास ये हैं कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, अटैक होता है। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे आएगा और यहां से इसको बैक साइड से अटैक करके Cl को निकाल देगा। बोलो SN2, इन SN2 हम क्या बोल रहे हैं, इन SN2, ये सब प्रोसेस हम SN2 के अंदर, इन SN2 न्यूक्लियोफाइल आएगा और इन SN2 न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहां से अटैक करेगा। बोलो मुझे बताइएगा कहां पर अटैक इजीली हो जाएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो SN2 रिएक्शंस होती हैं वो sp3 कार्बन्स में ही होती हैं, कभी sp2 में नहीं होती हैं SN2। द रीजन इज बिकॉज, क्योंकि sp2 में क्या होगा, sp2 में यहां पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा या नहीं होगा। बोलो पाई बॉन्ड के अराउंड में, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो फैली हुई होती है आपकी, ऊपर और नीचे की तरफ पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन होने का मतलब न्यूक्लियोफाइल के पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को भगा देगा, पिटाई कर देगा और वो उसको पास में आने नहीं देगा। तो मतलब कि यहां इस केस में SN2 नहीं होगा, इस केस में SN2 रिएक्शन नहीं होगा, यहां पर हमारे पास SN2 नहीं होगा। ठीक है, SN2 नहीं होगा। इज दिस ओके? तो यहां लिख सकते हो SN2 टेंडेंसी इंक्रीजेज, SN2 टेंडेंसी इंक्रीजेज, decreases, SN2 tendency decreases with increase in percentage S character, with increase in percentage S character। कि अगर परसेंटेज S character बढ़ेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल उस पर आके अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को वो कार्बन चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल प्लस चार्ज होगा आपके पास। तो SN2 टेंडेंसी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन परसेंटेज S character। तो मतलब कि क्या हो रहा है कि आपके पास sp3 कार्बन्स में यहां पर जो SN2 है, इन दिस sp3 कार्बन, यहां जो sp3 कार्बन है यहां तो SN2 हो जाएगा, बट sp2 के अंदर या sp के अंदर कभी SN2 नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, sp2 के अंदर और sp के अंदर कभी SN2 नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अटैक इजीली नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड द इलेक्ट्रोफिलिसिटी फैक्टर, बिकॉज उस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, कम है आपकी। दूसरा यहां पर क्या है आपके पास इस केस में SN1 टेंडेंसी ऑल्सो डिक्रीजेस, SN1 टेंडेंसी ऑल्सो डिक्रीजेस with increase in percentage S character, with increase in percentage S character, because carbocation is also not stable, because carbocation is also not stable, कार्बोकेटाइन भी हमारा स्टेबल नहीं है, कार्बोकेटाइन इज ऑल्सो नॉट स्टेबल, कार्बोकेटाइन भी हमारे पास स्टेबल नहीं है। अब कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है कैसे, देखो सर यहां पर एक हमारे पास क्या है CH3 CH2, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, और एक कार्बोकेटाइन CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव बनेगा। तो मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड पे और ट्रिपल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होते, क्योंकि डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास डेफिशिएंसी कैसे आ सकती है, तो वहां कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं होगा। दीज आर द वेरी वेरी अनस्टेबल कार्बोकेटाइंस। तो उसके रिलेटिव में ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वहां SN1 रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो यहां पर आपके पास SN1 रिएक्शन इस केस में हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस केस में। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में तो दोनों फैक्टर एक ही तरह से काम कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे ये बोल दूंगा कि SN1 एंड SN2 का जो रेट है, या SN1 SN2 की जो टेंडेंसी है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर। कि अगर परसेंटेजेस बढ़ाओगे तो ना तो SN1 होगी और ना SN2 होगी। मतलब कि जो बेस्ट SN1 और बेस्ट SN2 होती है, वो बेस्ट SN1 एंड SN2 वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में ही होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में ही होती है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ही रिएक्शन नहीं है, SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन इज जस्ट ए फिनोमिना ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बिकॉज
whenever the 4 different group are attached then we can only do the substitution, otherwise we cannot do. उस टाइम पे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएंगे. So this is the first factor about the percentages character, कि कैसे परसेंटेज कैरेक्टर आपका SN1 SN2 की कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है. ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? इसको जल्दी जल्दी से एक बार बता दीजिए अगर ये सभी को क्लियर है तो. ओके दोनों फैक्टर में परसेंटेज कैरेक्टर को इनवर्स लिखेंगे या किसी एक दूसरे में अपोजिट लिखेंगे? सही है, कर लोगे. एंड SN1 एंड SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज कैरेक्टर. ये समझ आ गया सभी को? तो अगर कभी आपको बोलेगा कि एल्कीन्स में, एल्काइंस में और एल्कीन्स में कहाँ SN2 बढ़िया होगी, कहाँ SN1 बढ़िया होगी, तो आप बोलोगे एल्कीन्स में SN2 बढ़िया होगी, क्योंकि रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो SN2 का अटैक हो जाएगा. कैटायन बनाएंगे तो कैटायन भी स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द डबल बॉन्ड पे कैटायन या ट्रिपल बॉन्ड पे कैटायंस. ओके, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच इज द परसेंटेज फैक्टर. अब हम दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं, दैट इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट का नेचर कैसा होगा, जो कि एल्काइल हैलाइड है हमारे पास. सेकेंड फैक्टर इज द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. अब जो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट है वो कैसा है? अब नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में इफ वी विल बी डिस्कसिंग, तो यहां पर हमारे पास मतलब बेसिकली सबस्ट्रेट इज द एल्काइल हैलाइड ओनली इन दीज केसेस. यहां पे एल्काइल हैलाइड ही होगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड के केस में SN1 SN2 होंगी आपके पास, तो उसको हम एल्काइल हैलाइड का ही बोल देंगे कि SN1 SN2 इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. ठीक है, तो यहां देखिएगा आप इस केस में अगर हम डिस्कशन करें तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में क्या होगा. बेसिकली सिंपली मैं बोल सकता हूं कि मुझे एक बात आइएगा, यहां हम जल्दी से समझ लेते हैं इसको ज्यादा टाइम न लगाते हुए. हमारे पास ये इमेज है. अच्छा ये देखिएगा यहां पर कि हो क्या रहा है, मतलब SN2 का काम क्या है, कैसे करना है SN2 को. तो SN2 कुछ ऐसा है जी, SN2 कुछ ऐसा है कि होमोलुमो में इंटरेक्शंस होनी है. अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर क्या है कि इस इंटरेक्शन तो है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, सिग्मा स्टार पे आना पड़ेगा. अगर उसको इंटरेक्शंस करनी है तो बिल्कुल आना पड़ेगा. और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिसमें आपके पास क्या होगा, 4 बॉन्ड होंगे. तो मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ एक R ग्रुप बहुत बड़ा लिख दूं, कोई R ग्रुप है जो इतना बड़ा साइज का है, एक R ग्रुप इतने बड़े साइज का है और R ग्रुप इतने बड़े साइज का है, और अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल सिग्मा स्टार के उतना एंटी बॉन्डिंग में पीछे की तरफ जाकर अटैक कर पाएगा? टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि पिटाई उसकी जो ये R ग्रुप, बड़े बड़े R ग्रुप लगे हुए हैं, उसको इतना मारेंगे कि उसको पहुंचने नहीं देंगे कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में. कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में नहीं पहुंचने देंगे. तो न्यूक्लियोफाइल को भागना पड़ेगा. फिर न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा, न्यूक्लियोफाइल बेस हो जाएगा, कल पढ़ा था हमने. फिर न्यूक्लियोफाइल बेस हो जाएगा आपका. सही है नहीं सही है? तो बेसिकली जितने बड़े ये R ग्रुप होंगे उतना ही SN2 की जो रेट है वो कम हो जाएगा. SN2 की टेंडेंसी कम हो जाएगी जितने बड़े ये R ग्रुप रहे होंगे. मतलब कि जो SN2 है हमारी, वो हमारा बल्कि ग्रुप्स अगर कार्बन पे लगे हैं तो SN2 के रेट को कम कर देंगे. वहां SN2 की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी अगर बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं आपके. तो ये बात याद रखना, ये बात याद रखना. ठीक है, तो यहां पर यही है आपके पास, यहां पर यही हमारे पास कि इस केस में देखो मेरे पास एक इमेज है, दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम्स होते हैं आपके, मुझे एक बुक में मिला था तो मैंने इसको यहां रख दिया. ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो यहां देखिएगा, यहां हमारे पास OH क्या है कि न्यूक्लियोफाइल है. यहाँ OH हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है. SN2 की बात कर रहा हूं अभी मैं. आई एम डिस्कसिंग अबाउट द SN2 बिकॉज इन केस ऑफ SN2 ओनली द बैक साइड अटैक विल टेक्स प्लेस एट द सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग. तो यहां देखिएगा न्यूक्लियोफाइल है. अब ये CH-Br छोटू सा मॉलिक्यूल है भाई, तो छोटू से मॉलिक्यूल के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो भी छोटी सी होगी. CH3 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ CH3. उसके बाद यहाँ CH3 CH2Br है, ये OH है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए कितना बड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका ज्यादा हो गया. उसके बाद ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ CH3 CH डाइमिथाइल आ गया आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए बहुत बढ़ गया आपका, बहुत बढ़ गया. यहाँ अगर आपके पास 3 मिथाइल आ गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया आपका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ गया. तो मुझे एक बात आइएगा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो या स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से जो न्यूक्लियोफाइल है, क्या वो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में वो जो छोटा सा एंटी बॉन्डिंग है वो वहां जल्दी से अप्रोच कर पाएगा? अप्रोच नहीं कर पाएगा.
अप्रोच नहीं करेगा तो होमोलोमो इंटरेक्शंस होंगी, होमोलोमो इंटरेक्शंस नहीं होंगी, होमोलोमो इंटरेक्शन नहीं होगी तो SN2 नहीं होगी, ठीक है, मतलब SN2 का रेट कम होगा। तो यहां पे यही बात है कि आपके पास बेसिकली क्या होता है, बेसिकली यहां पर जो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे हम मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ये बात लिख लीजिएगा कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है तो SN2 का रेट डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए एक लर्नर का डाउट आया था अभी थोड़ी देर पहले कि सर यहां पर SN2 क्यों नहीं हुई, इस केस में SN2 क्यों नहीं हुई। इस केस में SN2 इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये आपके पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। जो भी आपके पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है वहां पर कभी भी SN2 मत करवाना, नो SN2, वहां SN2 कभी नहीं होगी, ट्राई मत करवाना SN2 करने की, रेट इतना स्लो होगा कि वो होगा ही नहीं है आपका। तो SN2 नहीं होगी, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में मत करवाना SN2 कभी भी। जब भी कभी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो तो याद रख लेना SN2 will not takes place in case of 3 degree alkyl halide. This is 1, this is 2 and this is 3. This is a 3 degree alkyl halide. ये 3 डिग्री alkyl halide है, यहाँ पे SN2 नहीं होगी आपके पास। जो SN2 का रेट होता है वो प्राइमरी के अंदर सबसे जबरदस्त होता है। तो ये तो हमने एक फैक्टर पढ़ लिया जिसके बेसिस पे हमने स्टेरिक हिंड्रेंस को देखा। तो जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारा SN2 रिएक्शन है उसका रेट क्या हो जाएगा, उसका रेट हमारा कम हो जाएगा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो वो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर SN2 रिएक्शन का रेट होगा, SN2 रिएक्शन का रेट होगा। अब देखो एक और फैक्टर बताऊं मैं आपको, एक और फैक्टर बताता हूं मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जनरली बुक्स के अंदर देता नहीं है वो वाला फैक्टर लिख के। बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट का नाम का कुछ चीज पढ़ा हमने जीओसी में। देखो बेसिकली क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं सिंपली। बेसिकली यहां पर कुछ ऐसा है, कार्बन या कोई लिविंग ग्रुप है, या हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन है, और उसके बाद यहां हमारे पास कार्बन है, यहां थोड़े छोटे लिख दूं इनको, ओके, यहां कार्बन है, हाइड्रोजन, 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 और यहां लिविंग ग्रुप है आपके पास, कोई भी लिविंग ग्रुप ले लो, हम ले लेते हैं ब्रोमाइड ले लेते हैं, ठीक है, विल टेक एज ए ब्रोमाइड, ले लिया हमने। ये हमारे पास क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड, ये हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है या नहीं है, मिथाइल ब्रोमाइड। उसके बाद यहां मैंने लिया कार्बन, CH3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देन ब्रोमाइड। तो ये हमारे पास प्राइमरी मिथाइल हेलाइड बोल देते, यहां हम बोल देते प्राइमरी एल्काइल हेलाइड है ये हमारे पास, दिस इज प्राइमरी एल्काइल हेलाइड, कोई भी हेलाइड हो सकता है, ब्रोमाइड है अभी के लिए। उसके बाद कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, दो ही लगा दो अभी, यहाँ CH3, ये आपका H आ जाएगा, यहाँ ब्रोमाइड है, ठीक है। ये क्या हो गया, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड हो गया। ये तो देखने आते हैं ना सभी को, प्राइमरी सेकेंडरी और 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड, तो ये हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड हो गया। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, CH3, CH3, CH3 एंड ब्रोमीन, ये हमारे पास क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारे पास जो SN2 रिएक्शन होगी वो इसके अंदर सबसे फास्ट होगी, फिर इसके अंदर होगी, फिर इसके अंदर होगी। तो याद रखना कि मिथाइल ब्रोमाइड मतलब एक जनरल, अगर मैं SN2 के लिए रेट लिखवाना चाहूँ आपको, तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन होता है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, तो वो आपके पास प्राइमरी में सबसे फास्ट होती है, प्राइमरी में, फिर आपके पास सेकेंडरी में होती है, फिर 3 डिग्री में होती है। और लिख लेना कि 3 डिग्री में बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी होगी, नो SN2 रिएक्शन इन 3 डिग्री, नो SN2 रिएक्शन इन 3 डिग्री, वो आपके पास 3 डिग्री के अंदर, 3 डिग्री में नो SN2 रिएक्शन, कोई SN2 रिएक्शन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वहां क्या होगा वो हम कल पढ़ेंगे, बट वहां पे SN2 नहीं होगा, इतना पता है, 3 डिग्री में कभी SN2 नहीं होता, रेट सबसे कम होता है आपके पास। क्यों, क्योंकि देखो मिथाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस, मिथाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस, मिथाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस क्या न्यूक्लियोफाइल को आने देगा, अप्रोच करने देगा, यहाँ मिथाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ एक मिथाइल का सबसे कम है, तो छोटे छोटे हैं, यहाँ तो आ जाएगा आपका। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे इजीली यहाँ अप्रोच करेगा, फिर डिफिकल्टी यहाँ से, फिर और डिफिकल्ट, फिर वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, ये हो गया। ये तो था एक फैक्टर, ये तो था एक फैक्टर। तो हम ये बोल देंगे कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, मतलब इस तरफ हम जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर रहा है, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ SN2 डिक्रीज कर जाएगा, रेट ऑफ SN2 डिक्रीज कर जाएगा। बट हमें एक फैक्टर और पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन।
एक और फैक्टर में पढ़ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा? मान लो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक तब करेगा ना जब आपके पास वहां पर कोई पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा, ठीक है। अब एक बात देखो, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, तो क्या इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा? बिल्कुल होगा। इसकी वजह से यहां पार्सल माइनस आएगा और यहां पार्सल प्लस क्रिएट होएगा। बोलो, पार्सल प्लस क्रिएट होगा और इस पार्सल प्लस को देखते हुए न्यूक्लियोफाइल को लालच आएगा जो यहां पर अट्रैक्ट होगा। बोलो, होगा या नहीं होगा? तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दैट कार्बन सेंटर इज ऑल्सो टेक्स ऑल्सो मैटर्स अलॉट, मतलब उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है आपके पास। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि कार्बन और ब्रोमीन में, यहां ब्रोमीन ने पार्सल माइनस लिया और कार्बन ने प्लस पार्सल प्लस लिया। अब क्या यहां पे उतना पार्सल प्लस होगा जितना मिथाइल में? नहीं होगा, क्योंकि ये जो मिथाइल का ऊपर से मिथाइल आ रहा है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देके इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, इसकी भूख को खत्म कर देगा, ठीक है जी। जो ये मिथाइल है, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देगा, उसकी भूख को कम कर देगा, उसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। अब उसका पॉजिटिव चार्ज अगर छिप गया है, पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं कर पाएगा। अब यहां जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको और ज्यादा छोटा सा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि दो मिथाइल आ गए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे मिथाइल कार्बन को, तो उसकी भूख को वहीं खत्म कर देंगे, न्यूक्लियोफाइल बाहर से नहीं आ पाएगा। या तीन कार्बन इसमें बिल्कुल ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बचेगी नहीं आपकी। तो एक रीजन इलेक्ट्रोफिलिसिटी का होता है कि अगर हम यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है। यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ही नहीं बच रहा है, क्योंकि मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दैट विल स्टेबलाइज इन द इंट्रामोलिकुलरली, वो उसको अंदर से स्टेबलाइज कर देंगे, बाहर से न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आल्सो one factor is the steric hindrance factor and the another factor is the electrophilicity factor, which both will takes place simultaneously, जिसकी वजह से जो प्राइमरी में SN2 का रेट सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी में, फिर 3 डिग्री में। बोलो, क्या ये बात क्लियर है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी वाला फैक्टर समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट है, तो वो उसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को देके, ठीक है नहीं है? अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स अंदर ही मिल गए तो बाहर क्यों जाएगा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल से लेने के लिए? ओके, समझ में आ गया? So this is the nature of substrate in case of SN2 reaction। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर SN1 का नेचर ऑफ सबस्ट्रेट नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे मंडे को। ये क्वेश्चन आया था इसी बार एस्टेट के अंदर। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ एस्टेट एग्जामिनेशन, ठीक है। ये हमारा एस्टेट 2021-22, हाँ अभी जो दिसंबर में हुआ था, एस्टेट 2021 का। ये मैंने टाइप करवा लिया क्वेश्चन, वैसे तो ये पेपर में था, बट आई हैव टाइप दिस क्वेश्चन इन द वर्ड फॉर्मेट। तो एस्टेट 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका एस्टेट का। इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN2 रिएक्शन इज। 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं ये साइन लिख देता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये दिखते नहीं कहाँ सर क्या साइन वगैरह इसमें। ये ऐसा साइन है, ये कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है। यहाँ पे ये ऐसा साइन है, ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है। तो आपके पास 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, उसमें SN2 का रेट पूछ रहा है आपसे। ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ये तीन हुए क्या इसमें? नहीं, इसमें 2 3 4 ये इसमें भी। ये एक है, ये 2 है, ये 3 और 4 है। बोलो, अब इसमें आपको बताना है कि आपके पास SN2 रिएक्शन का करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड देखो, जो जितना छोटा एल्काइल हैलाइड होगा, जो प्राइमरी पे होगा, वहां रेट ऑफ SN2 सबसे ज्यादा होगा। सेकंड, और जो सेकेंडरी पे होगा कम होगा, या जहां पे ग्रुप्स लगे होंगे ना, ज्यादा ग्रुप्स लगे होंगे, हिंड्रेंस होगी, तो वहां रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो प्लीज गिव दिस आंसर, उसके बाद आपकी आज की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। क्या आ गया आंसर? सी आ गया, पक्का सी है। देखो यहां इन्होंने क्या बोल रखा है, यहां इन्होंने बोल रखा है कि टर्सरी ब्यूटाइल दे रखा है 3 CH3 लगा के, और बोल रखा है रेट सबसे ज्यादा होगा SN2 का। सबसे गलत है, हटाओ इस ऑप्शन को, नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि टर्सरी ब्यूटाइल में रेट सबसे कम होगा। हाँ ये कुछ हो सकता है, चेक कर लेंगे इसको, मतलब कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां बोल रखा है सबसे कम होगा, ये भी कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद यहां इन्होंने बीच में लगा दिया, तो बीच का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बल्कि है, तो या तो आगे आएगा पीछे आएगा, तो बीच में तो आएगा नहीं आपके पास। तो डी भी हट गया आपका, डी भी आपका आंसर हट गया, ठीक है। अब यहां देखो, अब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। देखो सी में क्या है, प्राइमरी है आपके पास, तो प्राइमरी में रेट सबसे फास्ट हो गया,
प्राइमरी रेट सबसे फास्ट होगा। यहां भी इन्होंने दिया है प्राइमरी सबसे फास्ट रेट दे दिया, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ कि यहां पे क्या है, देखो 2 CH3 लगे हैं, इस केस में 2 CH3 लगे हैं, बट 2 CH3 थोड़ा दूर लगे हैं, उसी कार्बन पे नहीं लगे जिस कार्बन पे ब्रोमीन है, दूर लगे हैं वो आपके, वो दूर लगे हैं हमारे पास, वो दूर लगे हैं। इसमें देखिए उस कार्बन पे तो एक ही अल्काइल ग्रुप हुआ ना, ये ग्रुप तो एक ही अल्काइल ग्रुप हो गया। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये एक ही अल्काइल ग्रुप है आपका, क्योंकि दो ये आपके पास, अब हम इसको बोलेंगे दैट इज यूर एक अल्काइल ग्रुप यहां पे, और 2 हाइड्रोजन है आपके पास। इसके अंदर देखो ये एक और ये एक, 2 अल्काइल ग्रुप है आपके पास, और ये 3 अल्काइल ग्रुप है आपके पास। तो इसलिए रेट जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप लग रहे हैं तो रेट बढ़ रहा है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखना है आपको, आपको लगेगा अरे 2 मिथाइल रेट कम हो जाएगा, हम इसमें ये टिक कर देते हैं क्योंकि इसमें ये पास में दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको ये चेक करना है कि आपके पास जो एल्काइल है वो उसी जिस पे हेलोजन लगा है, क्या उसी पे वो स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या, उससे आगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, क्योंकि अटैक तो इसी कार्बन पे होना है, यहां से होना है तो अटैक कर लेगा, फिर यहां से अटैक होना है तो 2 ग्रुप इसको रिपेल करेंगे, यहां फिर उसको बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, सी बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, बहुत ही बढ़िया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सही होगा, बोलो समझ आ गया या नहीं आ गया, कर लोगे इस क्वेश्चन को, कंफ्यूजन किसी को होगा नहीं। तो ये था भाई आज का आपका सेशन, होपफुली आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। उसके बेसिस पे एचटेट 2021 का हमने क्वेश्चन किया, वो भी रिलेटिवली आपको समझ आ गया होगा, सोल्व हो गया होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस तो आपके पहले भी सोल्व हो जाते होंगे, बट कुछ एडिशनल मैं उसमें अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि चीज़ें आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो, रटने की जरूरत ना पड़े रिएक्शंस को, बेसिक्स क्लियर हो जाएं, तो कुछ नया भी आए एग्जाम में तो वो हम कवर कर लें। तो इसके लिए हमारा आंसर सी है, और ये सिर्फ 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है, 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, ओके। तो ये था आपका आज का सेशन, कल मिलेंगे, कल मतलब कि इस मंडे को अब कंटिन्यू करेंगे, और वहाँ हम इसको फिर SN1 SN2 को पूरा कंप्लीट ही कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे क्वेश्चंस की, तो फिर ये SN1 SN2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कुछ और क्वेरी है, कुछ और डाउट है तो बताइएगा मुझे, फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।